वी आर रीडिंग अबाउट दिस नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि क्या बैकड्रॉप था जर्मनी का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग में नाजिज्म का राइज हुआ था। बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, then this is Germany, then Treaty of Versailles, what was the effect of war, political radicalism and economic crisis, then years of depression, because ये जो टाइम आया था 1930s का, इसमें ही यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ल्ड रिसेशन आया था और इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया जर्मनी की इकोनॉमी को। एंड देन इस पूरे केओस में राइज हुआ हिटलर्स राइज टू पावर। लेट अस रीड अबाउट इट। सी, द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, हर जगह क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमी में भी, पॉलिटी में भी और सोसाइटी में भी। फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। इन्होंने आर्मी में एनरोल किया। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकम अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। तो हिटलर का इन्वॉल्वमेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ कॉर्पोरल आर्मी में इन्होंने यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी थी एज अ मैसेंजर। नाउ द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। तो ये जो ट्रीटी थी वर्साइल की, इसने इंक्लूडिंग हिटलर दूसरे जर्मन्स की तरह काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड और दे फेल्ट दिस पेन और एक रिवेंज का फीलिंग यहाँ पे आ गया था। देन 1919 में he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it as National Socialist German Worker. ये organization का नाम हो गया है जिसको हिटलर ने अभी ओवरटेक कर लिया है। This party came to be known as Nazi Party और यही बाद में चल के बनेगी नाजी पार्टी। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका नाम हुआ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, और यही पार्टी आगे चल के बनेगी नाजी पार्टी में। 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया। ये मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 23 में हिटलर ने ऐसे 1923 में यहाँ पे बावरिया, बर्लिन और कैप्चर पावर कर लिया। बट ही फेल्ड, was arrested, tried for treason and later released. So ये पूरा जो अटेम्प्ट था वो क्या हो गया, फेल हो गया। और the Nazi could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. तो 1923 के बाद अर्ली 10 years तक इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। It was during the Great Depression 29, 30, 31, 32 that Nazism became a mass movement, because इनको एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया। पीपल बहुत ज़्यादा एंग्री थे, पीपल बहुत ज़्यादा एंग्री थे टुवर्ड्स दिस वीमर रिपब्लिक। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स हो गए, बिजनेस शटडाउन हो गए, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब और जो मिडिल क्लास थी वर थ्रेटेंड विद डेस्टिट्यूशन, पॉवर्टी आ गई थी। इन सच अ सिचुएशन नाजी का जो प्रोपोगेंडा था इसने स्टेड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। इस प्रोपोगेंडा ने जो पीपल थे दे वर अनहैप्पी, उनको एक अच्छे फ्यूचर का सपना दिखाना चालू कर दिया और इन सारी पब्लिक को अट्रैक्ट करके वो अपनी नाजी पार्टी में इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने। स्टिल्ड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। 1928 में नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन दिस रिश्टैग द जर्मन पार्लियामेंट। 1932 में इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट। तो सी, इनका राइज बहुत ज़्यादा रैपिडली हुआ था, 2.6 to 37% in 4 years of time. तो हिटलर being greeted at the party congress in this Nuremberg in 1938. प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है, ये वर्ड हम अक्सर देखते रहते हैं। प्रोपोगेंडा का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। लोगों का जो ओपिनियन है, व्यू पॉइंट्स है, आइडियाज़ है, ऐसे मैसेजेस बनाओ कि आप इनको अपने अकॉर्डिंगली शेप कर सको। दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोगेंडा। स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेजेस जो डायरेक्टली एम्ड है, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं हम लोगों के ओपिनियन को, पोस्टर्स, फिल्म, स्पीचेस, डायलॉग्स एट्सेट्रा से। दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोगेंडा और इसी को प्रोपोगेंडा वॉरफेयर भी बोलते हैं। ये देखिए, ये नूरमबर्ग रैली है 1936 की। रैलीज लाइक दिस वर हेल्ड एवरी ईयर, हर साल हेल्ड होने लग गई। Important aspect of these was the demonstration of Nazi power as various organization paraded past Hitler. तो नाजी इन्होंने खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलाइन और सुपर पावर टाइप दिखाना स्टार्ट कर दिया। वाई? बिकॉज दे वॉन्टेड टू अट्रैक्ट दिस पीपल। कौन से पीपल? जो एंग्री थे बाय द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो वीमर रिपब्लिक ने बनाया था। ऑर्गेनाइजेशन परेडेड पास्ट हिटलर
swore loyalty and listened to his speeches. तो इस तरीके से ये मास फॉलोइंग स्टार्ट हो गई नाजिज्म पार्टी की. नाउ हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था. ही वॉज अ वेरी गुड speaker, orator. He was a good orator. His passion and his words moved the people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of Versailles Treaty. Versailles Treaty में हिटलर ने सेंस कर लिया लोगों में रिसेंटमेंट है. अपने पावरफुल स्पीचेस से वो रिसेंटमेंट चैनलाइज करना चालू कर दिया इस दिस प्रोपोगेंडा में. रीस्टोर करेंगे डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल. ही promised एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ. तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉमिस किया कि वर्क भी देंगे और एक सिक्योर फ्यूचर देंगे हम यूथ को. ही प्रॉमिस टू वीड आउट all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. ये जो विंडो होती है ना जिसमें एनजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, देन फियर होता है, इसका कैपिटलाइज काफ़ी किया गया है हिस्ट्री में भी. स्पेशली ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा है, लोगों में उनको ह्यूमिलिएशन हुआ था, एनजाइटी थी, इकोनॉमी ठीक नहीं थी, तो इन ऐसे लोगों को मिसगाइड करना काफ़ी ईजी होता है और वही मिसगाइड किया था इस हिटलर ने. कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मनी को हम रीस्टोर कर देंगे का प्रॉमिस दिखा के. सो हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन. लोगों को ना ऐसे दिखना चाहिए कि कुछ अच्छा रिचुअल्स हो रहा है या कोई ऐसा स्पेक्टिकल होना चाहिए. सो इससे मास मोबिलाइजेशन ईजी हो जाता है. तो हिटलर ने ये सब काम करने चालू कर दिए. नाजीज हेल्ड मैसिव रैली. ऐसे रैलीज निकलती थी. वाई? बिकॉज दे वॉन्टेड टू शो कि जर्मनी इज सो स्ट्रॉन्ग. Hitler addressing these columns, notice the sweeping and straight columns of people. Such photographs were intended to show the grandeur and power of the Nazi movement because they have this inferiority complex कि we got defeated in World War I. So उसको restore करने के लिए वो ऐसे show off करते थे और इससे लोगों को अपनी तरफ attract करने का try करते थे. And public meeting to demonstrate the support for Hitler और instill करना a sense of unity among the people. जो रेड बैनर्स थे विद द स्वास्तिका, नाजी का जो सैल्यूट था, एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर. तो ये इनके पूरे सिंबल्स हो गए. ऑल्दो दिस इज़ नॉट स्वास्तिका, इनका शेप डिफरेंट होता था, डायरेक्शन इज़ डिफरेंट. तो ये इनका सैल्यूट बनना चालू हो गया. नाउ नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज मसीहा, अ सेवियर, as someone who has arrived to deliver people from their distress. लोग डिस्ट्रेस में हैं, ये उनके हीरो बन गए दिस नाजी प्रोपोगेंडा में हिटलर. इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल. लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया. हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ अक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस. सो इन दिस वे हिटलर ने इनका इमेजिनेशन कैप्चर किया और सबको नाजिज्म के रंग में सब ढलने लग गए. पूरा जर्मनी ऐसे आ गया. अब क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी एक रास्ते में आ रही थी तो अब इस डेमोक्रेसी को ये हटाने की कोशिश करेंगे. 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट थे हिडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, टू हिटलर. हिटलर को ऑफर किया कि आप चांसलरशिप में आ जाओ. बाय नाउ नाजीज हैज़ मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉजेज़. तो इनमें जो नाजिज्म है प्रोपोगेंडा ने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. कंजर्वेटिव्स भी अब इनकी तरफ आ गए हैं. हैविंग अक्वायर्ड पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. तो अब डेमोक्रेसी को हटाने का टाइम है, ऐसा हिटलर ने डिसाइड कर लिया. एक मिस्टीरियस फायर आई दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग फरवरी में फैसिलिटेटेड हिज मूव. फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 में इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली दैट हैड बीन गारंटेड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इससे अब क्या हो रहा है? ये जो फायर आई इससे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये सारे दिए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया था, प्रेस, असेंबली, ये सब थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो गए और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हिटलर को. देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमी communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp. ये अब न्यूज़ में आ जाएंगे concentration camp. और हिटलर के जितने भी ओपोजिशन करेंगे वो सब अब इस concentration camp में भेज दिए जाएंगे. The repression of communists were severe, काफ़ी severe था. Out of the surviving 6,808 arrest files of this Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of this communist alone. So communist पे बहुत ज़्यादा इन्होंने strike किया. They were however only one among the 52 types of victim persecuted by Nazis across the country.
इनका एक एनिमी जो कम्युनिस्ट था उसको अब इन्होंने साइडलाइन करना चालू कर दिया, उनको भेजते थे ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। 3 मार्च 1933 में एक फेमस इनेबलिंग एक्ट आया, पास हुआ। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इट गेव हिटलर ऑल पावर, साइडलाइन हो गई पार्लियामेंट और रूल बाय डिक्री। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliate। तो सी अब डिक्टेटरशिप आ गई है, पार्लियामेंट साइड में हो गई है और जितनी जो दूसरे ओपोनेंट्स हो सकते थे, पॉलिटिकल पार्टी या ट्रेड यूनियन, उन सबको भी इन्होंने साइड में करना चालू हो गया। अब हर जगह नाजी रहेंगे, हर जगह हिटलर रहेगा। स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, एवरीवेयर स्टेट ने अपना अथॉरिटी दिखा दिया। स्पेशल सर्वेलांस हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट नाजीज वांटेड। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी ये लोगों को डिसिप्लिन करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड दिस गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स और क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज। तो इस तरीके से एक पैरेलल इन्होंने फोर्सेस चलाई और जितने भी लोग थे उन सबको नाजी के जो प्रोपोगेंडा था उसमें इन्होंने सबको डिसिप्लिन कर दिया। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थी, ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस। It gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. So that is why ये काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटरशिप का ट्रू कलर्स यहाँ पे दिखने लग गए। People could not be detained, now be detained in this Gestapo torture chambers, rounded up, concentration camp में भेज दिया जाता था और उनको डिपोर्ट भी कर दिया जाता था, अरेस्ट किया जाता था विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। मीन्स कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है, जो भी इनका अपोज कर रहा है उसको ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देंगे। पुलिस फोर्सेज अक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी, सो दिस वॉज द लाइफ ओवर देयर। ये एक नया टर्म है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। इसका मतलब होता है अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड, डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया है, इनको एक जगह पे सबको डिटेन कर दिया गया है। टिपिकल इट वॉज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस। सो दिस वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर डेमोक्रेसी। कम्युनिस्ट इन्होंने साइडलाइन कर दिए, फिर अब इन्होंने डेमोक्रेसी भी साइडलाइन कर दी और जितने भी अपोजिशन हो सकता था पॉलिटिकल पार्टी का या फिर दीज ऑर्गेनाइजर्स, लेबर्स एंड ऑल का, सबको इन्होंने साइडलाइन करना चालू कर दिया। अब आता है रिकंस्ट्रक्शन का फेस। हिटलर ने अजाइन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट दिस शैमेट, who aimed at full production and full employment through a state funded work creation program। तो because we know that economy was not doing well, तो अब ये इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ये बोलेंगे हम एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान ला रहे हैं, हम स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम लाएंगे। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार, जिन्हें फोक्स वैगन बोलते हैं, इनकी कार भी चलती है। तो इस तरीके से स्टेट ने काफ़ी यहाँ पे अपना इकोनॉमिक रिकवरी का एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन पॉलिसी में हिटलर अक्वायर्ड क्विक सक्सेस, जल्दी सक्सेस मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ दिस लीग ऑफ नेशन इन 1933। ये लीग ऑफ नेशन कब बना था? ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वॉर्स को स्टॉप करने के लिए ये लीग ऑफ नेशन बना। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, तो लीग ऑफ नेशन बना था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वॉर को स्टॉप करने के लिए। ये वर्ल्ड वॉर 2 स्टॉप नहीं कर पाया तो इसको फिर बाद में सभी ने हटा दिया, फिर यूनाइटेड नेशंस बनाया। अभी रीऑक्यूपाई कर दिया राइनलैंड और इंटीग्रेट कर दिया ऑस्ट्रिया और जर्मनी को। 1938 में वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ये उन्होंने नारा दिया और सब चीज़ में इन्होंने जर्मन में एक्सपैंड करना चालू किया और जर्मन को स्ट्रेंथन करना चालू कर दिया। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेंटलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। तो अगेन ये एरिया भी इन्होंने जर्मनी में मिला लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इसमें इंग्लैंड के भी रोल पे काफ़ी सवाल उठे हैं। इंग्लैंड ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट करते थे कि इसको चलो खुश रखने के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कभी भी लॉन्ग टर्म में कभी किसी के लिए वर्कआउट नहीं हुई है। तो ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट इंग्लैंड ने जो फॉलो किया था वो वर्कआउट नहीं होगा आगे चल के। विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। These quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country. Now, Hitler यहीं पे stop नहीं हुआ। Advise Hitler investing hugely in rearmament। तो ये जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए शार्ट जो थे, इन्होंने रीआर्मामेंट की बात किया, मतलब फिर से हथियार बनाना चालू करो। As the state will run on deficit financing।
डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? आपकी आमदनी कम है, आप लोन लेके खर्चे कर रहे हो, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी. इनको छोड़ना पड़ा. हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. तो सी, ये जो हिटलर का आए थे, पावर में आया था हिटलर, वो आया था बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस. अब सी, इकोनॉमिक क्राइसिस फिर से बिल्टअप होने लग गया है. वाई? बिकॉज डेफिसिट फाइनेंसिंग इतनी ज़्यादा हो रही है. यहाँ पे पोस्टर अनाउंसेस योर फोक्सवैगन. सच पोस्टर सजेस्टेड दैट ओइंग अ कार वाज नो लॉन्गर जस्ट अ ड्रीम फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर. ये टैक्टिक्स होती है, मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, उनको उनको अच्छा फील कराया जाए, ताकि वो अपने जेब से पैसा निकाल के यहाँ पे खर्चा करें. तो ये दिखाया जाता है, ओइंग अ कार वाज नो लॉन्गर जस्ट अ ड्रीम फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर. दिस इज़ अ मार्केटिंग गिमिक. अब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ग्रेट जर्मनी, ये एक्सपेंशन हुआ जर्मनी का पावर का यूरोप 1942 में. सी, जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया है. अब क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस. अब सेकेंड इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है. जिस पहले से हिटलर आया था, अब दूसरे इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ हेड हो रहा है. रिसोर्सेज वर टू बी अक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरी. सितंबर 1939 में जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को. ये ट्रिगर करेगा अभी, जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को. दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. अब फ्रांस और इंग्लैंड को लगा ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट से कुछ नहीं होना है, जर्मनी को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी हो गया है. सो दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. सितंबर 1940 में एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट हुआ जर्मनी, इटली और जापान में. इसने स्ट्रेंथन किया हिटलर्स के क्लेम को टू इंटरनेशनल पावर. पपेट रिजीम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी इंस्टॉल हुई इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप. 1940 के एंड में हिटलर वॉज एट पिनेकल ऑफ हिज पावर. ये वो टाइम था जब ऐसा लग रहा था कि ये हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएगा. जो ये फ्रांस एंड इंग्लैंड थे, इनका सिचुएशन अच्छा नहीं था, ये काफ़ी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा था. एंड ऐसा माना जा रहा था ये हिटलर जर्मनी जो है ये सबको डिफीट कर देगा. ये पिनेकल ऑफ हिज पावर में था. हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप. ईस्टर्न यूरोप मतलब ये यूरोप है, दिस इज़ द यूरोप. तो यूरोप में भी देखें तो यूरोप में इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, तो ये जर्मनी है. तो अब ये ईस्टर्न यूरोप को जीतने की कोशिश करेगा. अब क्या हुआ? हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म ईस्टर्न यूरोप को जीतने के लिए. तो ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाई एंड लिविंग स्पेसेस फॉर जर्मन्स. नाउ ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941 में. सोवियत यूनियन पे अटैक किया. इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी. तो ये मिस्टेक हो गई हिटलर से कि इसने सारे फ्रंट्स एक साथ ओपन कर दिए. वॉर में एक प्रिंसिपल होता है कि सारे फ्रंट्स एक साथ ओपन नहीं करने हैं. अब इसकी आधी आर्मी इधर फाइट कर रही है ईस्ट पे सोवियत से, और इधर यूके इंग्लैंड ने यहाँ पे बॉम्बिंग चालू कर दिया. तो जर्मनी वीक हो गया इसमें, बिकॉज डाइल्यूट हो गई इसकी फोर्सेस. तो ईस्टर्न फ्रंट में सोवियत आर्मी आ गई और यहाँ पे एरियल बॉम्बिंग हो गई दिस रॉयल British Airways की. Now the Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany in this Stalingrad. After this, Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. तो ईस्टर्न फ्रंट में अब काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिफीट हो गया, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. अब क्या हुआ? यूएसए ने रेजिस्ट किया इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर. यूएसए पहले आ नहीं रहा था यहाँ पे. इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉस्ट. तो वॉर से यूएसए ने सीख लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कि जो वॉर होती है दैट आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. तो वो नहीं आना चाह रहा था, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग. जापान जो था वो एक्सपेंड कर रहा था पावर इन द ईस्ट में. जापान मतलब जो एशियन कंट्री ईस्ट में, इधर चाइना के इधर जापान है. सो इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक. जापान ने एक्सटेंड किया इट सपोर्ट टू हिटलर और बॉम्ब कर दिया यूएस बेस एट पर्ल हार्बर. अब यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि मेरे को अब वॉर में आना ही पड़ेगा. यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द वॉर एंडेड इन मई 1945. हिटलर ने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया. यूएस ने ड्रॉप कर दिया बॉम्ब, एटम बॉम्ब इन हिरोशिमा इन जापान. War. From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to this Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. So this is how briefly हमने देखा कि कैसे Second World War start हुआ और कैसे वो end हुआ. ये मई 1945 में हिटलर का डिफीट हुआ और यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया हिरोशिमा जापान में. So this is how
फिर हिटलर ने सुसाइड कर लिया, और ये ही वो पार्ट है जो हमने स्टार्टिंग बुक के स्टार्टिंग में देखा था, न्यूज़पेपर इन इंडिया ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी। सो दिस इज़ हाउ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर एंड जर्मन पार्टिसिपेशन हुआ। अब जो थर्ड चैप्टर होगा दैट वुड बी अबाउट दिस द नाजी वर्ल्ड व्यू, कि ये नाजी है क्या, इसका इकोसिस्टम क्या है, ये अब अपन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।